नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण रिकॉर्ड होते होते वो रुक गया था, जिसके कारण वो वीडियो अधूरा आपको मुझे अपलोड करना पड़ा। उसके आगे आज हम बात करेंगे। आज आप देखिए स्क्रीन के सामने, आज हमने कल का जो वीडियो था 2014 का प्रश्न पत्र, उसके साथ साथ 2018 का हमने कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि 2018 का जो आपका प्रश्न पत्र था वो 6 मार्च 2019 को हुआ था और 2014 का प्रश्न पत्र 19 मार्च 2017 को कराया गया था। तो आप देखिए इसमें एक समानता दिख रही है कि दोनों ही परीक्षाएं मार्च माह में हुई हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह परीक्षा की बहुत अधिक संभावना है कि फरवरी मार्च में ये आयोजित की जाए। तो अभी आपके पास लगभग 6 से 7 महीने रहेंगे, जिसमें आप बेहतर तैयारी, जो कि आप सभी कर्मचारी वर्ग से आते हैं, लगातार आपको शासकीय कार्य का निर्वहन भी करना होगा। अगर आप सिस्टमेटिक रूप से अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो आप ये निश्चित मानिए कि जब ये परीक्षा होगी तो आप बेहतर तरीके से इस परीक्षा को देने में समर्थ रहेंगे। अब मैंने देखिए कंपैरेटिव चार्ट बनाया है और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2014 और 2018 का जो प्रश्न पत्र का मॉडल था, प्रारूप था, समान था। ये मूल प्रश्न पत्र से मैंने कंपैरिजन किया है। आप देखिए राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान में 2018 में प्रश्न आया था, मुख्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अंतर बताइए। और जबकि 2014 में सेम उसी के समान क्वेश्चन था, मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं, इसमें कौन कौन सी आप स्वतंत्रताएं हैं, कौन सी सम्मिलित नहीं है, एवं प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है। दोनों ही प्रश्न 200 शब्दों में लिखने थे और 20 अंकों के। आपको मैं पिछले एपिसोड्स में, पिछले वीडियो में 4 खंडों में मूल संविधान की चर्चा कर चुका हूं। जब मैं कंपैरिजन खत्म कर दूंगा 2-3 वीडियो के पश्चात, फिर से मैं राजनीतिक व्यवस्था संविधान में आ जाऊंगा। तब मैं आपको नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य एवं अन्य संविधान के अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए समान दृष्टिकोण से यह कंपैरिजन हुआ है। और भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को देखिए। भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन में 2018 में वैदिक संस्कृत के प्रमुख विशेषताएं पूछी गई थी, और जबकि 14 में इतिहास से विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख कीजिए तथा सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त वर्णन पूछा गया था। दोनों ही 125 शब्दों में 10 अंक के थे। इसी प्रकार 18 में मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 के विद्रोह का वर्णन, विफलता कारण पूछा गया। और दूसरी तरफ 1993 एक परिवर्तनकारी बिंदु है और इस वर्ष 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन पूछा गया था, जो कि कल मैं आपको चर्चा कर चुका था। इसी प्रकार 2018 में टिप्पणियां आई हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जबकि 2014 में टिप्पणियां आई थी 1902, 1919, 1930, 1931, 1946। यानी कि यहाँ पर वर्ष दिया और बताया कि इन वर्षों में क्या घटनाएं घटी। यहाँ पर घटनाएं दी गई और बताया कि ये क्यों चर्चित रही है। तो चौरी चौरा कांड के बारे में जैसे पूर्व में मैंने पिछले वीडियो में 1902, 1919, 30, 31, 46 के बारे में आपको विस्तार से बताया था। अगर आपने न देखा हो तो कृपया इससे पहले का वीडियो आप देख लें और देखने के पश्चात उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस परीक्षा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी मिलती रहे और इस परीक्षा के माध्यम से सफल होकर आप 4800 ग्रेड पे से 7600 ग्रेड पे और भविष्य में संभावना है कि 10,000 ग्रेड पे तक पहुंच जाएंगे। अन्यथा आज जिस आप पद पर हैं उसमें अधिक से अधिक 4200, 4600, 4800 सेवा समाप्त। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप 7600 से लेकर 10,000 ग्रेड पे तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं और जिसमें कि सीमित परीक्षा है। ये पीसीएस के समकक्ष परीक्षा है, क्योंकि इसमें उन्नत के बहुत अधिक अवसर हैं यदि आपकी आयु 30 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है। तो इसमें आप देखिए, आपको मैं चर्चा कर लूं भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन पर। वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं पूछी थी, तो एक सामान्य से जब आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं में यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिकता, जिसमें उस समय का जो धर्म था प्रकृतवादी था, बहुदेववाद था, लेकिन मूर्त पूजा नहीं थी। समाज व्यवस्था में हम चर्चा करें तो उस समय वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच में वर्ण विभाजित थे। शिक्षा व ज्ञान की बात करें उस समय वैदिक संस्कृत में तो गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली में वेदों का अध्ययन होता था। परिवार और समाज पितृसत्तात्मक था। स्त्री की स्थिति
पहले तो आपने पढ़ाई है कि ऋग्वेद में महिला की स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी, और यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिस घर में स्त्री का पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहाँ देवता विराजमान नहीं रहते। यहाँ तक स्त्री की अच्छी भूमिका बताई गई है। धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी मुख्य भूमिका होती थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महिलाओं की स्थिति खराब होती गई, निम्न होती गई। तो आप अगर वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो आर्थिक जीवन में उसमें कृषि था, पशुपालन था, और भाषा साहित्य में आपको पता ही है संस्कृत भाषा का ही बोलबाला था उस समय। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक की अध्ययन किया जाता था, आध्यात्मिक लोग होते थे। तो इस प्रकार के वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं आप 125 शब्दों में लिख सकते हैं। 1857 का विद्रोह व वर्णन और विफलता के कारण आया है। आप जानते हैं 1857 विद्रोह में आप अगर सरकारी कर्मचारी भी हैं और थोड़ा सा अगर रिकॉल करेंगे तो आप आज की तिथि में भी कुछ न कुछ आपको याद आ जाएगा कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। अगर थोड़ा सा आप उसको पढ़ लेंगे तो सामान्य अध्ययन का ये विषय, ये पेपर और अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न सामान्य अध्ययन में सामान्य प्रकृति के होते हैं, बस उस समय तात्कालिक रूप से पढ़ने के लिए और रिकॉल करने की जरूरत होती है। 1857 में जैसे एक प्रश्न आया कि विद्रोह का वर्णन मतलब है कैसे प्रारंभ हुआ। आप इसको बताइए क्या कारण थे, क्यों प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ। भाई 1857 में आपको पता ही है कि योजना जो आपकी ये विद्रोह था, इसकी योजना नाना साहब ने बनाया था और अजीमुल्ला खान ने बनाया था। इसका एक सिंबल था कमल और रोटी। आप कह सकते हैं कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। यही तात्कालिक कारण था, सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण यही था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर देना। जबकि कारण तो बहुत थे। एक तो सहायक संधि था, आपको पता ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। उसमें कहा गया था कि अगर किसी का बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, तो आपके उस राज्य को आपका अंग्रेज वो हड़प लेंगे, अंग्रेजी शासन का दिन आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ लेफ्ट और सहायक संधि, इसी के आधार पर किया गया था। असमान बर्ताव होता था हिंदुओं के भारतीयों के साथ। भू राजस्व नीतियां भी उसका एक कारण थी। उस समय स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब प्रक्रियाएं थी। मिशनरियों की दखलंदाजी हो गई थी। मिशनरी पढ़े लिखे थे, वो किसी प्रकार से धर्म प्रवर्तन कराना चाहते थे, इसलिए भी भारतीय लोग नाराज थे। साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो एक रूढ़वादी था, लेकिन वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई थी, सती प्रथा कांड, विधवा पुनर्विवाह, इसके कारण भी लोग नाराज थे, क्योंकि उनके अंग्रेजों के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सैनिकों के साथ असामान्य व्यवहार होता था, और आपको तात्कालिक कारण बताया मैंने, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हो रहा था। तो इसलिए ये रीजन था कि हमारा 1857 का विद्रोह हुआ। और आता है बात विफलता का कारण। तो आप जानते हैं विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि नेतृत्व का अभाव था। और हमारे दिल्ली के जो मुगल काल के अंतिम राजा थे, उनको उन्होंने सम्राट घोषित किया, लेकिन वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे कि उनसे नेतृत्व संभला, और जिसके कारण ये पूरा विद्रोह फैल गया अलग अलग क्षेत्रों में। और अलग अलग क्षेत्रों में फैलने के कारण ये अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया, और ये केवल उत्तर भारत तक ही रह गया। आपको पता ही है कि जब स्टार्ट हुआ मेरठ से, तो मेरठ से दिल्ली होते हुए झांसी, कानपुर, लखनऊ और फैजाबाद, अपने इसके अलावा जगदीशपुर, जहां कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था, यहीं तक सीमित होकर यह रह गया था। दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में हजरत महल ने इसको संभाला, पूरे विद्रोह को। लेकिन विभिन्न कारणों से ये सफल नहीं हो पाया। और आपको पता ही है असफलता के मुख्य कारणों में अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो बहुत मजबूत थी। उनका जो सैन्य बल था वो हथियारों से लैस था। आपका जो जमींदार थे, उच्च कुलीन वर्ग थे, उन्होंने इस विद्रोह में सहयोग नहीं किया। इसके कारण ये धीरे धीरे करते हुए विद्रोह समाप्त होने के कगार पर आ गया। लेकिन इसने एक राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अब आता है टिप्पणियां। आपको पता है, आप देखिए 2014 में टिप्पणियां आई हैं, इधर भी आपके 2018 में टिप्पणियां आई हैं। सेम प्रारूप है, सेम पैटर्न है, पैटर्न को बदलने की कतई कोशिश नहीं किया है। आता है चौरी चौरा कांड।
चौरी चौरा कांड की घटना आपको पता ही है। असहयोग आंदोलन चरम पर था और अहिंसात्मक तरीके से चल रहा था। गोरखपुर के पास चौरी चौरा स्थान पर प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जो अंग्रेजों की पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस थी, उनके साथ किसी प्रकार से संघर्ष हो गया और उन्होंने गोलीबारी कर दिया। पुलिस ने जब पुलिस ने गोलीबारी कर दिया तो उसके पश्चात जो प्रदर्शनकारी थे वो अराजक हो गए। अराजक होने के पश्चात उन्होंने थाने में आग लगा दी और थाने में आग लगाने के कारण 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इससे गांधी जी बहुत हताहत हुए, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन इसमें हिंसा हो गई, इसलिए उन्होंने कुछ ही समय पश्चात असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। दूसरी बात आती है दांडी मार्च। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट है और ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 लोगों के साथ ये यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात नवसारी जिले में 24 दिन चलकर समाप्त किया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए था। आपको पता ही है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश बहुत गरीब देश था और नमक एक ऐसी चीज थी जो सबके जीवन का मूलभूत अंग था, मूलभूत तत्व था और इसकी प्रचुर मात्रा में हमारे देश में उत्पादन होता है, क्योंकि 3 तरफ से हमारा समुद्र से घिरा हुआ है, तो नमक की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था कि नमक भी आप खरीदेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। इसी से नाराज होकर गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कि हम इस कानून को सविनय शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन के साथ हम इसका अवज्ञा करेंगे। अंग्रेजों ने आक्रमणकारी नीति अपनाई, लेकिन गांधी जी के जो सिपाही अहिंसात्मक तरीके से उनके आक्रमण को सहन करते रहे। तो ये दांडी मार्च था जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये था कि यह अहिंसात्मक था। जैसे असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गई थी, चौरी चौरा कांड हो गया था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो ये दांडी मार्च हुआ, यह सफल आंदोलन था। इससे वैश्विक पटल पर गांधी जी की जो एक प्रसिद्धि थी वो और भी उसका विस्तार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसको कहते हैं। इसको 8 अगस्त 1942 को बंबई में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अब करो या मरो का समय आ गया है, या करो या मरो। गांधी जी ने कहा कि हम ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हम या तो स्वतंत्र हो जाएंगे या हम अपनी जान दे देंगे। इसके आधार पर पूरा जैसे ये घोषणा की गई, अंग्रेजों ने गांधी, नेहरू, पटेल साहब को अरेस्ट कर लिया, नजरबंद कर दिया और बड़े बड़े नेता तब भूमिगत हो गए। उस समय आसफ अली, JP नारायण, रामन लोहिया ने भूमिगत होकर इसका नेतृत्व किया। चूंकि नेतृत्व स्फूर्त ये जो पूरा आंदोलन था स्वतः स्फूर्त का था, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि हो सकता हम सब अरेस्ट कर लिए जाए, तो जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में होगा वो स्वयं ही इसका नेता होगा। इस प्रकार से ये आंदोलन सफल रहा और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता की ओर हम बढ़ने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही है, रोलेट एक्ट का ये परिणाम था। रोलेट लगाया गया था, तो जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। लोग शांतिपूर्ण तरीके से 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 को जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन क्या, विचार विमर्श कर रहे थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर। इतने में जनरल ओडायर अपनी पूरी सेना लेकर आया और वो गलियों के अंदर से होकर रास्ता जाता था बाग का। उन्होंने गलियों को बंद कर दिया और चारों तरफ से बंद करके गोलियां चलाई और जिसके परिणाम हुआ, सरकारी एक रिकॉर्ड है, 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आप जलियांवाला हत्याकांड में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण जनसंख्या, ग्रीन हाउस प्रभाव पर आया है। पिछले बार आया था 14 में आया था। मुख्य वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य आपकी गैसें बताइए। कल हमने आपसे इस पर चर्चा किया। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आया। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताइए कि ये इसके अंतर्गत CO2, CH4, आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, इस प्रकार की गैसें आती हैं। इसके कारण वायुमंडल में एक प्रकार का तापमान बढ़ता है और उस तापमान के कारण जलवायु में बढ़ती है। इसको आप विस्तार से आप पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर भेज देती हैं, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन से वायुमंडल पूरा भर जाता है और तापमान में वृद्धि होती है, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर का जल है वो बढ़ता जा रहा है।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन था जनसंख्या वृद्धि की सबसे बड़ी रुकावट, बगल में देखिए 14 में वह भी जनसंख्या वृद्धि पर ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन समान है। अगला आता है सबसे कम स्त्री वाला जनसंख्या वाला राज्य। पहले देखिए इधर भी एक आया जनसंख्या पर क्वेश्चन, छोटे प्रश्न, उसी प्रकार इधर भी आया। आप जनसंख्या पर बहुत ज्यादा जोर देकर उसको तैयार कर लेंगे, एक पतली सी किताब ले लेंगे और जनसंख्या को रट के रखेंगे। नंबर 1 सबसे कम स्त्री वाला जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य दमन एंड दीव, सबसे अधिक स्त्री जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए। विज्ञान पे देखिए मैंने उसको बिल्कुल इक्विवेलेंट किया है। 2014 देखिए, 14 में आया इबोला वायरस, उसके बराबर में आया स्वाइन फ्लू, इधर आया आंसू गैस, इधर आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इधर मैंने लिखा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, उधर आया सोलर सेल, इधर पिनाक आई मिसाइल, इधर ब्रह्मोस आया, उधर इंटरनेट आया और 14 में मॉडर्न आया। पेपर सेटर ने ऐसा लगता है 14 के पेपर को लिया और 18 वाला पेपर तैयार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं 24 वाला पेपर 14 और 18 के पेपर से अलग नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी पेपर सेट होता है तो लोक सेवा आयोग पेपर सेटर को पुराना प्रश्न पत्र देता है और कहता है ये पैटर्न है, इस पैटर्न पर आपको सिलेबस, आपको पेपर बनाना है, तो उसी पैटर्न पर पेपर बनेगा। तो आप ध्यान रखिए। तो आज मैंने इस पर चर्चा किया। आगे जो 18 और 24 के अन्य हैं टॉपिक बच गए हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके कारण 2 वर्षों के प्रश्न पत्र पर पूरा डिस्कशन हो जाएगा। और डिस्कशन होने के पश्चात आपको पता चल जाएगा कि ये परीक्षा इतनी कठिन नहीं है राज्य कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये कंपटीशन राज्य कर्मचारियों के मध्य है। ये सीधी भर्ती के कर्मचारियों या स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। ये कंपटीशन 30 से 50 वर्ष के आयु के बीच में है और मात्र 1500 से 2000 लोगों के बीच में है। और 38 वैकेंसीज अब तक की सर्वाधिक वैकेंसी है। आप मजबूती के साथ इस पर लग जाइए। लास्ट डेट 28 सितंबर है। तिथि को मत निकलने दीजिए, वरना आप जीवन भर पछताएंगे कि मैं इस पद पर पहुंचता तो मैं कहीं अच्छी पोजीशन में आ जाता। मैं इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और इस वीडियो से मैं अपने सरकारी कर्मचारी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर उनमें थोड़ा सा जज्बा है, पढ़ने की इच्छा रहती है और वो पढ़ना चाहते हैं, लगातार समाचार पत्रों के नज़दीक रहते हैं, तो आप इस परीक्षा को जरूर दें। और हमारे किसी दोस्त ने, साथी ने, मित्र ने एक टिप्पणी किया है पिछले एपिसोड में कि सर अपने बारे में भी कुछ बताएं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, कैसे आप सफल हुए हैं। तो शीघ्र ही मैं अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब उस पर डिस्कशन होगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अलग से आप के सामने अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। अपने नेक्स्ट वीडियो पर मैं ये सामान्य अध्ययन 2018-24 के छूटे हुए बिंदुओं पर फिर से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको विस्तार करिए। वो सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे रहे हैं, वे सरकारी कर्मचारी जो परीक्षा देने के इच्छुक हैं, सबके बीच इसको प्रचार प्रसार करिए। ये केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि आने वाले समय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर इस पर विचार, डिस्कशन और ज्ञानवर्धन किया जाएगा। मोटिवेशनल डिस्कशन भी इस पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।